मेलविन्स्की ट्रायल के बीच एक इंटरवल के दौरान बड़े लॉ कोर्ट्स बिल्डिंग में मेंबर्स और पब्लिक प्रोसिक्यूटर इवान इगोरोविच सेबेक के प्राइवेट रूम में मिले, जहां बातचीत मशहूर क्रोज़ोव्स्की केस पर मुड़ गई। फ्योदोर वासिलियोविच जोर देकर कहता रहा कि यह उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता। इवान इगोरोविच उसका उल्टा कहता रहा, जबकि पीटर इवानोविच, जो शुरू में डिस्कशन में नहीं घुसा था, उसने हिस्सा नहीं लिया बल्कि उस गैजेट को देखने लगा जो अभी अभी अंदर भेजा गया था। जेंटलमैन, उसने कहा, इवान आइलिच मर गया है। क्या? ऐसा क्या कह रहे हो तुम? ये लो, खुद पढ़ लो, जवाब दिया पीटर इवानोविच ने, और फ्योदोर वासिलियोविच को वो पेपर दिया जो अभी प्रेस से निकलकर गीला था। यह शब्द काले बॉर्डर से घिरा हुआ था। प्रसकाव्या फेदोरोवना गोलोविना गहरी पीड़ा के साथ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को सूचित करती हैं कि उनके प्रिय पति इवान आइलिच गोलोविन, मेंबर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, का देहांत इस साल 4 फरवरी 1882 को हो गया। अंतिम संस्कार फ्राइडे को दोपहर 1 बजे होगा। इवान आइलिच वहाँ मौजूद जेंटलमैन का कलीग रहा था और सबको पसंद था। वह कुछ हफ्तों से बीमार था, ऐसी बीमारी के साथ जिसे लाइलाज कहा गया था। उसकी पोस्ट उसके लिए खुली रखी गई थी, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अगर उसकी मौत हो गई तो एलेक्सेव को उसका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, और या तो वेनेकॉव या स्टेबल अलेक्सेव के बाद सक्सीड करेगा। तो जैसे ही इवान आइलिच की मौत की खबर मिली, उस प्राइवेट रूम में मौजूद हर जेंटलमैन का पहला ख्याल यह था कि इससे उनके बीच या उनके जान पहचान वाले लोगों के बीच क्या प्रमोशंस और बदलाव होंगे। मुझे पक्का स्टेबल या विनेकॉव की जगह मिल जाएगी, फ्योदोर वासिलियोविच ने सोचा। मुझे ये बहुत पहले प्रॉमिस किया गया था, और ये प्रमोशंस का मतलब होगा सालाना 800 रूबल एक्स्ट्रा अलाउंस के अलावा। अब मुझे अपने ब्रदर इन लॉ का कलुगा से ट्रांसफ़र अप्लाई करना होगा। मेरी बीबी बहुत खुश हो जाएगी, और फिर वो यह नहीं कह पाएगी कि मैं कभी उसके रिश्तेदारों के लिए कुछ करता ही नहीं। मुझे लगा था वो अब कभी अपना बिस्तर नहीं छोड़ेगा, पीटर इवानोविच ने ज़ोर से कहा। यह बहुत दुख की बात है, लेकिन असल में उसको क्या बीमारी थी? डॉक्टर्स कह नहीं पाए, या कह पाए लेकिन हर एक ने अलग अलग कहा। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तो मुझे लगा था वो ठीक हो रहा है, और मैं छुट्टियों के बाद उसे देखने गया ही नहीं। मैं हमेशा सोचता रहा जाने का। क्या उसके पास कोई प्रॉपर्टी थी? मुझे लगता है उसकी बीवी के पास थोड़ा सा था, लेकिन बिल्कुल छोटी मोटी चीज़। हमें उसके घर जाना होगा, लेकिन वह लोग तो बहुत ही दूर रहते हैं। दूर तुम्हारे लिए है। तुम कहना चाहते हो तुम्हारे घर से तो सभी जगह दूर है। देखो, वह कभी माफ़ नहीं कर पाता कि मैं नदी के दूसरे तरफ रहता हूँ, पीटर इवानोविच ने बोला, सीबेक की तरफ मुस्कुराते हुए। फिर शहर के अलग अलग हिस्सों से बीच दूरियों की बात करते करते वह वापस कोर्ट चले गए। इवान आइलिच की मौत से होने वाले ट्रांसफ़र्स और प्रमोशंस के सोचों के अलावा एक और बात जो आमतौर पर होती है, वह यह थी कि एक कितने करीबी शख्स की मौत सुनकर सभी के अंदर वह तसल्ली वाली फीलिंग्स आई। वह मर गया है, मैं नहीं। हर एक ने सोचा और महसूस किया, चलो वो तो मर गया, लेकिन मैं जिंदा हूँ। लेकिन इवान आइलिच के ज़्यादा करीबी जान पहचान वाले, उसके सो कॉल्ड दोस्त, ये भी सोचने से नहीं बच पाए कि अब उन्हें मजबूरी में वह बोरिंग डिमांड्स ऑफ प्रोप्राइटी निभानी होंगी, जैसे फ्यूनरल सर्विस में जाना और विडो को कंडोलेंस देना। फ्योदोर वासिलियोविच और पीटर इवानोविच उसके सबसे करीब एक्वेंटेंसेस थे। पीटर इवानोविच ने इवान आइलिच के साथ लॉ पढ़ा था और हमेशा खुद को उसका एहसानमंद मानता था। डिनर के वक्त अपनी बीबी को इवान आइलिच की मौत की खबर और यह गेस बताने के बाद कि शायद उसका भाई उनके सर्किट में ट्रांसफ़र हो सके, पीटर इवानोविच ने अपना यूजुअल नैप छोड़ा
अपने इवनिंग कपड़े पहने और इवान आइलिच के घर चला गया। एंट्रेंस पर एक कैरेज और 2 कैब्स खड़ी थी। नीचे हॉल में क्लॉक स्टैंड के पास दीवार से लगी हुई एक कॉफिन लीड रखी थी, जो गोल्ड क्लॉथ से ढकी हुई थी। गोल्ड कोड और टैसल से सजाई गई थी और मेटल पाउडर से चमकाई गई थी। 2 औरतें जो ब्लैक कपड़ों में थी, अपने फर क्लॉक्स उतार रही थी। पीटर इवानोविच ने उनमें से एक को इवान आइलिच की बहन के रूप में पहचान लिया, लेकिन दूसरी उसके लिए अजनबी थी। उसका कलीग स्वार्ट्स अभी नीचे आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पीटर इवानोविच को अंदर आता देखा, वह रुक गया और उसे आंख मारी, जैसे कह रहा हो, इवान आइलिच ने तो सब बिगाड़ दिया, हमारी तरह नहीं। स्क्वाड्स का चेहरा उसके पिकेडली स्टाइल के मूंछों के साथ और उसका स्लिम फिगर इवनिंग ड्रेस में हमेशा की तरह एक एलिगेंट शान दिखाता था, जो उसके मस्ती भरे कैरेक्टर के उल्टा लगता था। और यहाँ तो और भी खास लग रहा था, कम से कम पीटर इवानोविच को ऐसा लगा। पीटर इवानोविच ने औरतों को पहले जाने दिया और धीरे धीरे उनके पीछे गया। स्क्वाड्स नीचे नहीं आया बल्कि वहीं रुका रहा और पीटर इवानोविच समझ गया कि वह यह अरेंज करना चाहता है कि शाम को ब्रिज कहाँ खेला जाएगा। औरतें ऊपर विडो के रूम में गई और स्क्वाड्स ने अपने हाथों को सीरियस तौर पर दबा लिया, लेकिन आंखों में प्लेफुल नज़र के साथ अपने आईब्रोज को हिलाकर राइट वाले रूम की तरफ इशारा किया, जहां डेड बॉडी रखी थी। पीटर इवानोविच, जैसा हर कोई ऐसे मौके पर करता है, अंदर आया, यह अनश्योर होते हुए कि उसे क्या करना चाहिए। उसे बस यह पता था कि ऐसे वक्त में खुद पर क्रॉस बनाना हमेशा सेफ होता है, लेकिन उसे यह पक्का नहीं था कि क्या इस वक्त झुककर रिस्पेक्ट करना चाहिए या नहीं। इसीलिए उसने बीच का रास्ता चुना। रूम में घुसते ही उसने अपने आप पर क्रॉस बनाया और हल्का सा झुकने जैसी हरकत की। साथ ही जितना उसके सर और हाथ की हरकत अलाउ करती थी, उसने पूरा रूम को देखा। 2 जवान लड़के, शायद उसके भतीजे, जिनमें से एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था, रूम से निकल रहा था अपने आप पर क्रॉस बनाते हुए। एक बूढ़ी औरत चुपचाप खड़ी थी और एक औरत जिसके आईब्रोज अजीब तरीके से उठे हुए थे, उससे धीरे धीरे से कुछ कह रही थी। एक ज़बरदस्त और मजबूत चर्च रीडर फ्रॉक कोट में जोर से कुछ पढ़ रहा था, ऐसे एक्सप्रेशन के साथ जो किसी कॉन्ट्राडिक्शन की गुंजाइश ही नहीं छोड़ता था। बटलर का असिस्टेंट गेरासिम हल्की चाल से पीटर इवानोविच के सामने चलकर फ्लोर पर कुछ बिखेर रहा था। यह देखकर पीटर इवानोविच तुरंत एक हल्के से डिकम्पोजिंग बॉडी के स्मेल को महसूस करने लगा। जब आखिरी बार पीटर इवानोविच इवान आइलिच के घर आया था, उसने गेरासिम को स्टडी में देखा था। इवान आइलिच उसे खास पसंद करता था और वह उसकी नर्सिंग की ड्यूटी कर रहा था। पीटर इवानोविच ने अपने सर को थोड़ा झुकाते हुए क्रॉस बनाना जारी रखा, बीच में कॉफिन, रीडर और रूम के कोने में रखे आइकॉन्स की तरफ। फिर जब उसे लगा कि यह क्रॉस बनाने की हरकत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो उसने रोका और डेड बॉडी की तरफ देखना शुरू किया। मुर्दा आदमी वैसे ही पड़ा था जैसे हमेशा होता है, एक खास भरी अंदाज में। उसके कठोर हाथ पैर कॉफिन के सॉफ्ट कुशन्स में धंसे हुए और सर हमेशा के लिए तकिए पर झुका हुआ। उसका पीला मोम जैसा माथा, जिसमें दबे हुए टेम्पल्स के ऊपर बॉल्ड पैचेस थे, डेड बॉडीज के खास अंदाज में उठा हुआ था। उसकी बड़ी हुई नाक ऐसे लग रही थी जैसे ऊपर लिप को दबा रही हो। जब से पीटर इवानोविच ने उसे आखिरी बार देखा था, उसके बाद वो बहुत बदल गया था। वो और भी पतला हो गया था, लेकिन जैसा हमेशा होता है डेड के साथ, उसका चेहरा ज़्यादा सुंदर और सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा डिग्निफाइड लग रहा था जिंदा होने के मुकाबले। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कह रहा था कि जो ज़रूरी था वो हो गया है और सही तरीके से हो गया है। इसके अलावा उस एक्सप्रेशन में एक इल्ज़ाम और एक वार्निंग थी जो जिंदा लोगों के लिए थी। यह वार्निंग पीटर इवानोविच को बेकार लगी,
या कम से कम उसके लिए अप्लाई नहीं करती थी। उसने एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट महसूस किया और इसीलिए उसने जल्दी से एक और क्रॉस बनाया और तुरंत वहाँ से निकल गया, बहुत ही जल्दी और बिल्कुल प्रो प्रायोरिटी का ख्याल किए बिना, जैसे वो खुद भी समझ रहा था। स्क्वाट्स उसके लिए बगल वाले कमरे में खड़ा था, पैरों को वाइड स्प्रेड करके और दोनों हाथों से अपनी टॉप हैट को पीछे पकड़कर हिलाता हुआ। उस प्लेफुल, अच्छे से सज-धज कर खड़े, एलिगेंट फिगर को देखकर ही पीटर इवानोविच को हल्का सा रिफ्रेशमेंट फील हुआ। उसे लगा कि स्वार्ट्स इन सब घटनाओं से ऊपर है और कभी भी डिप्रेसिंग चीज़ों के आगे झुकने वाला नहीं। उसकी शक्ल से यह लग रहा था कि इवान आइलिच के लिए चर्च सर्विस का यह इंसिडेंट कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है कि सेशन का ऑर्डर तोड़ दिया जाए। दूसरे शब्दों में, यह पक्का है कि यह उससे उस शाम नए पैक के कार्ड्स खोलकर सफल करने से नहीं रोकेगा जब फुटमैन टेबल पर नए कैंडल्स रखेगा। असल में इस बात का कोई रीज़न ही नहीं था कि यह इंसिडेंट उनकी शाम खराब कर देगा। दरअसल उसने धीमी आवाज़ में यह बात कही जब पीटर इवानोविच उसके पास से गुजरा और प्रपोज किया कि उन्हें फेदोर वासिलियविच के घर पर गेम के लिए मिलना चाहिए। लेकिन लगता था कि पीटर इवानोविच उस शाम ब्रिज खेलने के लिए डेस्टिन्ड नहीं था। प्रोस्कोविया फेदोरोवना एक छोटी मोटी औरत जो चाहे जितनी भी एफर्ट करे पर शोल्डर से नीचे धीरे धीरे और मोटी होती गई और जिसके आईब्रोज भी वहीं अजीब तरीके से आर्च्ड थे जैसे कॉफिन के पास खड़ी औरत के थे। पूरे ब्लैक कपड़ों में अपना सर लेस से ढके हुए अपने रूम से कुछ और औरतों के साथ बाहर आई, उन्हें डेड बॉडी वाले रूम तक ले गई और बोली, सर्विस अभी तुरंत शुरू होगी, कृपया अंदर जाइए। स्वार्ट्स ने रिस्पेक्टफुली झुककर वहां उन्हें सम्मान दिया और वहीं खड़ा रहा, ना तो क्लियरली एक्सेप्ट किया और ना ही डेक्लाइन। प्रोस्कोविया फेदोरोवना ने पीटर इवानोविच को पहचाना, गहरी सांस ली, उसके पास आई, उसके हाथ पकड़कर बोली, मुझे पता है आप इवान आइलिच के सच्चे दोस्त थे, और उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई सूटेबल जवाब का इंतज़ार कर रही हो। और पीटर इवानोविच जानता था कि जैसे वहाँ रूम में क्रॉस बनाना सही था, वैसे ही यहाँ उसका ड्यूटी था कि उसका हाथ दबाए, सांस ले और कहे, बिलीव मी। तो उसने यह किया और करते ही उसने महसूस किया कि जो रिज़ल्ट चाहिए था वो मिल गया, कि दोनों ही थोड़े इमोशनल हो गए। मेरे साथ आइए, मैं चाहती हूँ शुरू होने से पहले मैं आपसे बात करूँ, वीडो ने कहा। मुझे अपना हाथ दीजिए। पीटर इवानोविच ने अपना हाथ उसे दे दिया और दोनों अंदर के रूम की तरफ गए, स्वार्ट्स के पास से गुजरते हुए, जिसने पीटर इवानोविच को एक तरह की सिंपैथेटिक आंख मारी। उसकी प्लेफुल शक्ल कह रही थी, हमारी ब्रिज तो गई, बुरा मत मानना अगर हम एक और प्लेयर ढूंढ लें, शायद तुम एस्केप करके आ जाओ तो कट इन कर सकते हो। पीटर इवानोविच ने और भी गहरी और उदास सांस ली और प्रोस्कोविया फेदोरोवना ने उसका हाथ शुक्रिया के साथ दबाई। जब वो दोनों ड्राइंग रूम में पहुंचे, जो पिंक क्रेटॉन से सजाया गया था और एक डिम लैंप से रोशन था, तो वह टेबल पर बैठ गए, वह सोफ़ा पर और पीटर इवानोविच एक नीचे पुफ पर, जिसके स्प्रिंग्स उसके वजन से नीचे अचानक हिल गई। प्रोस्कोविया फेदोरोवना उसे दूसरी सीट लेने का कहने ही वाली थी, लेकिन उसे लगा कि ऐसे वक्त में यह कहना सही नहीं होगा, तो उसने अपना मन बदल दिया। जैसे ही वह पफ पर बैठा, पीटर इवानोविच को याद आया कि इवान आइलिच ने यह रूम कैसे अरेंज किया था और उसने इस पिंक क्रेटॉन विथ ग्रीन लिप्स के बारे में उससे कंसल्ट किया था। पूरा रूम फर्नीचर और छोटी मोटी चीज़ों से भरा हुआ था और जब वीडो सोफ़ा की तरफ जा रही थी तो उसके ब्लैक शॉल का लेस टेबल के कोने में अटक गया। पीटर इवानोविच उसे छुड़ाने के लिए खड़ा हुआ और जैसे ही पफ उसके वजन से फ्री हुआ, उसके स्प्रिंग्स ऊपर उछल गए और उसको एक झटका दे दिया। वीडो ने अपना शॉल खुद ही छुड़ाना शुरू कर दिया और पीटर इवानोविच दोबारा बैठ गया पफ के स्प्रिंग्स को दबाते हुए। लेकिन वीडो ने अभी अपना शॉल पूरा छुड़ाया नहीं था
तो पीटर इवानोविच फिर से खड़ा हुआ और फिर से पफ ने उसके वजन से फ्री होते ही उसके स्प्रिंग्स वापस से उछल गए और फिर से झटका दे दिया। जब ये सब खत्म हुआ तो उसने एक साफ कैमरिक रुमाल निकाला और रोना शुरू कर दिया। सॉल के एपिसोड और पफ की स्ट्रगल ने पीटर इवानोविच के इमोशंस को ठंडा कर दिया और वह वहाँ एक उदास और सल्की शक्ल के साथ बैठ गया। इस ऑकवर्ड सिचुएशन को सोकोलोव, जो इवान आइलिच का बटलर था, उसने तोड़ दिया जब वो सीमेंट्री में प्लॉट के खर्चे के बारे में विडो से पूछने आया। उसने उसे इरिटेट होकर देखा और कहा, अभी ये बात करने का टाइम नहीं है, कृपया जाओ। वह चुपचाप बैठ गई, यह इंतज़ार करते हुए कि पीटर इवानोविच उससे कंसोल करने के लिए कुछ कहे। उसे लगा कि कुछ कहना ज़रूरी है और उसने कहा कि ऐसी लॉस एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होती है और वह अपने पूरे दिल से उसके साथ सिंपैथी रखता है। उसने फिर से रोना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कहा, ऐसी डरावनी लॉस सहनी पड़ रही है और मैं बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थी। ये कैसे हो गया? कौन सोच सकता था ऐसी भयानक मौत? वह रुकी और फिर दोबारा बोली, मैंने क्या नहीं सहा। और पीटर इवानोविच ने मन में सोचा, तुम तो पेंशन पॉकेट में रख पाओगी। उसके शब्दों ने उसके सोच को कंफर्म कर दिया। उसने कहा, क्या आपको पता है उसने सिर्फ 4000 साल का पेंशन छोड़ा है, बस इसी पर मुझे जीना होगा। और यह उसने एक ऐसे टोन में कहा जैसे ये एक बहुत ही बड़ा पैसा हो एक विडो के लिए और वो इस पर बहुत ही मुश्किल में रहेगी। फिर उसने इस अनफेयर होने की बात करनी शुरू की और अपनी किस्मत की कठिनाई के बारे में बोलने लगी। तभी पीटर इवानोविच ने जल्दी से दोबारा अपनी सिंपैथी दिखाई और उठकर जाने की बात की। वह खड़ा हुआ, वह भी खड़ी हो गई, अपनी आंखें पोंछी और अपने पति के आखिरी दिनों के दुख के बारे में बोलना शुरू कर दिया। वह ऐसी लग रही थी जैसे उस तकलीफ़ के डिटेल्स को डिस्क्राइब करना चाहती हो, जो उसके लिए सबसे पेनफुल था और उसकी वाइफ के लिए सबसे मुश्किल। पीटर इवानोविच अपने चेहरे पर एक सख्त और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रहा, चुपचाप सिर झुकाए हुए। जो कुछ उसने इवान आइलिच के डरावने दुखों के बारे में बताया, उससे पीटर इवानोविच को यह लगा कि यह सब दुख बेकार और बेमतलब था। क्या ये सच में मौत ही हो सकती है? और अंदर ही अंदर उसने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने नहीं माना कि इवान आइलिच मर गया है। वह अपने आप को इस बात को समझाने पर मजबूर ही नहीं कर पा रहा था। उसने बस अंदर ही अंदर यह समझा कि इवान आइलिच ने बहुत मुश्किल वक्त देखा था और अब सब खत्म हो गया था और उसे यह सब खुशी महसूस हुए बिना नहीं रहा कि ये सब उसके साथ नहीं हुआ। आखिर बात यही है, उसने सोचा, वह मर गया है, मैं नहीं। विडो ने फ्यूनरल की अरेंजमेंट्स के डिटेल के बारे में बात करना शुरू कर दिया और पीटर इवानोविच धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चलने लगा। वह उसके पीछे आई, अपनी एप्रिसिएशन दिखाती हुई। वह उससे बचकर निकल गया जब वह अपने फाइनेंशियल मुश्किलों के डिटेल्स में घुसने ही वाली थी। सीढ़ियों पर शॉर्ट्स उसके पास आ गया और बोला, तो तुम्हें पता है ना कि फ्राइडे को तो पक्का है, तुम भी आओगे ना? इसका मतलब था कि वह लोग फ्यूनरल के बाद कार्ड्स का गेम खेलेंगे। यह क्लियरली दिख रहा था कि यह स्मार्ट, एलिगेंट और लाइवली आदमी ने इस ओकेज़न के लिए एक क्लियर प्लान बना लिया था। अपने और अपने दोस्तों के लिए सोशल फ़ायदा उठाना बिल्कुल ठीक होगा, पीटर इवानोविच ने बोला। मुझे लगता है यह फेदोर वासिलियोविच के यहाँ होगा। और दोनों अलग हो गए। पीटर इवानोविच अपने स्लेज में बैठ गया, एक रिलीफ की फीलिंग के साथ कि वह एक ऐसी सिचुएशन से निकल गया जो एम्बैरेसिंग थी और थोड़ी ऑप्रेसिव भी। उसे और भी खुशी हुई कि उसने विडो के साथ खुद को लंबी बातचीत में नहीं फंसाया। इवान आइलिच की ज़िंदगी सबसे सिंपल और सबसे ऑर्डिनरी थी और इसी वजह से सबसे ज़्यादा डरावनी भी। वह एक कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेंबर था और मात्र 45 साल की उम्र में मर गया। वह एक सिविल सर्वेंट का बेटा था जो पीटर्सबर्ग में एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट पर थे। इवान आइलिच के 3 भाइयों में से सबसे ब्रिलियंट एक प्राइवेट काउंसलर था, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में था और तीसरा रेलवे डिपार्टमेंट में एक ऑफिशियल था।
उसकी बहन ने बैरन ग्रेव्स से शादी की थी, जो पीटर्सबर्ग का एक हाई रैंक ऑफिशियल था। आइवान आइलिच को ले फेनिक्स दी ला फैमिली कहा जाता था, जैसे लोग कहा करते थे। वह ना तो अपने बड़े भाई की तरह कोल्ड और फॉर्मल था, ना ही अपने छोटे भाई की तरह ऑडेसियस, बल्कि उनके बीच का एक हैप्पी बैलेंस था, एक इंटेलिजेंट, पॉलिश्ड, लाइवली और एग्रीएबल आदमी। उसने लॉ उनके साथ पढ़ा था, उनके साथ ही सर्विस ज्वाइन की और 30 साल का होते होते एक एग्जामिन मजिस्ट्रेट बन गया। अपनी ड्यूटी में शुरू से ही उसने यह दिखाया कि वह एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का आदमी है, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स वाला और अपनी ड्यूटी को एक डिग्निटी के साथ करने वाला, लेकिन साथ ही एक हल्कापन भी रखता है। उसकी जल्दी ही नोटिस ली गई, वह गवर्नर का सेक्रेटरी बना और फिर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में एक पोस्ट हासिल कर ली। वहाँ उसने बेस्ट लोगों के साथ एसोसिएशन बनाई और 30 साल का होते होते वह एक मजिस्ट्रेट बन गया। इस पोस्ट पर वह बिल्कुल वैसा ही आदमी था जैसा वो खुद को मानता था, स्ट्रिक्ट लेकिन साथ ही सभ्यता से भरा हुआ, ऑब्लिगिंग और हमेशा अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को अपनी प्राइवेट लाइफ से अलग करने में कैपेबल। वह अपनी फैमिली के साथ फ्रीली और करेक्टली, डिसेंटली और चेयरफुली रहता था और साथ ही अपना ऑफिशियल बिजनेस इतनी सक्सेस के साथ चलाता था कि सब उसे एक राइट सॉर्ट ऑफ आदमी मानते थे। कोर्ट का काम अपने आप में बोरिंग था, जैसे सब ऑफिशियल काम होते हैं, लेकिन आइवान आइलिच ने इसे अपने लिए इंटरेस्टिंग बना लिया। अपनी इस एबिलिटी की वजह से वह इसे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता था जैसे अपने स्कूल के टास्क को, मतलब इसे बस एक नेसेसरी चीज़ समझता जो उसकी अपनी ज़िंदगी से अलग है। इवान आइलिच की इससे सिर्फ यह डिमांड थी कि जो अथॉरिटीज़ में हैं वह फॉर्म्स को प्रॉपरली ऑब्जर्व करें, केस सही तरीके से कंडक्ट हो, एक्यूज्ड या तो लॉ के हिसाब से कन्विक्ट हो या एक्विट, और यह सब प्रॉपर प्रायोरिटी के साथ हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट ऐसा हो कि उस पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो वह एक अच्छा ऑफिशियल था और जल्द ही अपने पैरों को जमा लिया था और एक और प्रोविंस में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट ले ली। उसने नए ड्यूटीज़, एक आदमी को बर्बाद करना या बचाने की पावर, पब्लिसिटी, हर वक्त कोर्ट में स्पीच देने का चांस, और इन सब में जो सक्सेस उसने पाई, उसने उसके काम को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया। अपनी ड्यूटी पूरी करना, कोई गलती ना करना, दूसरों को यह मनाना कि उन्होंने गलती की है, और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी पावर को दिखाना और उसका मज़ा लेना, यह उसके मेन इंटरेस्ट और अट्रैक्शंस बन गए। उसके काम का इंटरेस्ट और भी बढ़ गया क्योंकि वह अपने चीफ का क्लोज दोस्त बन गया और एक मशहूर लॉयर का कलीग भी बन गया। इस टाइम पर उसने बेस्ट सर्कल में अपनी दोस्ती बनाई और यह समझा कि अगर उसे ऊपर उठना है तो उसे अपने से बड़े रैंक वालों का एग्जाम्पल केयरफुली फॉलो करना होगा। वह फॉर्म्स का एक स्ट्रिक्ट फॉलोअर था जो सोशल और ऑफिशियल लाइफ के प्रॉपर और रेगुलर कोर्स को मेंटेन करते हैं। वह पेडेंटिकली स्ट्रिक्ट भी था, लेकिन ज़्यादा मैटर के एसेंस के लिए नहीं, बल्कि उसके फॉर्म के लिए। उसके लिबरलिज्म या प्रोग्रेसिवनेस का मतलब यह था कि वह हर चीज़ के लिए एक लॉफुल फॉर्म ढूंढता था, सिर्फ परमिसेबल चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि उन चीज़ों के लिए भी जो बेनिफिशियल थी। अपनी ड्यूटीज़ के मामले में और इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए वह बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग था, लेकिन हमेशा अपने इस अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड को सोसाइटी के फॉर्म्स के रिस्पेक्ट के साथ मिला देता था, और इस तरह से सब कुछ ठीक चल जाता था। इवान आइलिच अपने सुपीरियर्स और सब ऑर्डिनेट्स दोनों को पसंद था और दोनों के साथ सोसेबल था, लेकिन हमेशा प्रायोरिटी की लिमिट्स स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करता था। 3 साल की सर्विस के बाद उसे प्रमोशन मिला और उसे एक और प्रोविंस मिला जिसमें उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाकर ट्रांसफ़र कर दिया गया। नई ड्यूटीज़, उनकी इम्पोर्टेंस, रिस्पेक्टेड लोगों को बर्बाद कर देने की पावर और यह दिखाना कि वह क्रिमिनल्स हैं, पब्लिसिटी, स्पीचेस, यह सब उसे खुशी देते थे और उसकी ज़िंदगी भर देते थे। यहाँ भी इवान आइलिच फ्रीली, प्लेजेंटली और डिसेंटली रहता था। जब वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर था तब उसने शादी की। उसने शादी इसलिए की क्योंकि उसे लगा यह सही काम है और उसके सुपीरियर्स भी अप्रूव किए।
ये काम हाई स्टैंडिंग लोगों के सैंक्शन से हुआ था, इसलिए इसे बिल्कुल सही समझा गया। इवान आइलिच ने अपने कलीग की बेटी से शादी की, जो एक सुंदर, वेल कनेक्टेड और वेल ऑफ लड़की थी। उससे शादी करना दोनों फैमिलीज के लिए सही माना गया और इवान आइलिच ने शादी कर लिया। शुरू में, खासकर जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसने मैरिज को एक अच्छा और प्लीजेंट अम्यूजमेंट माना और उसकी वाइफ भी इस बात से एग्री करती थी। लेकिन बाद में जब पहला बच्चा हुआ, फिर 2-3 और बच्चे हुए और उसकी वाइफ जब मदरहुड और अपने गुस्से की वजह से डिसएग्रीएबल बन गई, तो मैरिज उसके लिए कम प्लेजेंट लगने लगी, खासकर क्योंकि उसकी वाइफ धीरे धीरे ज़्यादा गुस्सैल, इरिटेबल और रूड होती गई और इवान आइलिच को अपनी ड्यूटीज़ घर पर भी और ऑफिस में भी निभानी पड़ती थी, जिस वजह से ज़िंदगी उसके लिए मुश्किल हो गई। इवान आइलिच के लिए शादी की सारी अनप्लेजेंटनेस उसकी वाइफ में सेंटर्ड थी और उसने इससे बचने के लिए अपनी ज़िंदगी को जितना हो सके उसकी वाइफ से अलग कर लिया। जब वो ऑफिस जाता था तो एक अलग आदमी होता था और जब घर आता तो अपीयरेंसेस बनाए रखने की कोशिश करता। उसकी वाइफ का गुस्सा, उसकी जेलसी और उसका इरिटेबल कैरेक्टर उसकी डोमेस्टिक लाइफ को और ज़्यादा अनप्लेजेंट बनाते गए, लेकिन फिर भी इसे सही समझा जाता था और वह करता रहा और अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ में कंसोलेशन ढूंढता रहा। उसे अपना काम बहुत पसंद था, अपनी पावर का एहसास, किसी को भी बर्बाद कर देने की पॉसिबिलिटी, उसकी पब्लिक अपीयरेंसेस की सत्यनिष्ठा और उनमें जो सक्सेस उसने पाई, यह सब उसे सेटिस्फैक्शन देते थे और उसकी ज़िंदगी भर देते थे। उसकी होम लाइफ पहले जैसा ही, ज़्यादा या कम वैसी ही थी। वह एग्जैक्टली प्लेजेंट नहीं था, लेकिन जैसा आमतौर पर करेक्ट कहा जाता है, वैसी ही थी। इस तरह से इवान आइलिच की ज़िंदगी चलती रही और वह पब्लिक स्टीम में लगातार बढ़ता गया। अब वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पोस्ट पर था और उसका काम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टाइप का था। फिर भी वह उसे आसान और सक्सेसफुल तरीके से करता था, लेकिन उसकी डोमेस्टिक लाइफ और भी मुश्किल होती गई। उसकी वाइफ धीरे धीरे और डिमांडिंग और झगड़ालू होती गई, लेकिन फिर भी उसे एक अच्छी वाइफ ही माना जाता था। इन डोमेस्टिक डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए इवान आइलिच ने अपनी होम लाइफ को धीरे धीरे अपनी फैमिली लाइफ पर कम डिपेंड और अपनी दूसरी एग्जिस्टेंस पर ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर दिया, यानी ऑफिशियल लाइफ पर। और अब उसकी सारी खुशी ऑफिशियल लाइफ में ही थी। उसकी ज़िंदगी का पूरा इंटरेस्ट अब उसके ऑफिस के ड्यूटीज़ में ही सेंटर हो गया था और ये काम उसे सेटिस्फैक्शन देता था। अपनी पावर का रियलाइजेशन, किसी को भी बर्बाद करने की पॉसिबिलिटी, उसके पब्लिक अपीयरेंसेस की सत्यनिष्ठा और उनमें जो सक्सेस उसने पाई, ये सब उसे सेटिस्फैक्शन देते थे और उसकी ज़िंदगी भर देते थे। अपनी सोशल लाइफ के मामले में वह प्रो प्रायोरिटी के फॉर्म्स को फॉलो करता था और इस बात पर प्राउड भी होता था। वह हमेशा अपने सुपीरियर्स को इनवाइट करता और उनके साथ बिल्कुल वो वैसे ही बिहेव करता जैसे वो अपने बीच करते थे और लोअर रैंक वालों के साथ भी वैसे ही बिहेव करता। ऑफिशियल मैटर्स में जब वो इम्पॉर्टेंट लोगों से डील करता था तो वह अनकॉम्प्रोमाइजिंग होता था, लेकिन उनके साथ हमेशा अपना ये एटीट्यूड सोसाइटी के प्रॉपर फॉर्म्स के रिस्पेक्ट के साथ मिला देता था। लोअर पोजीशन वाले लोगों के साथ वह फ्री, इजी और यहाँ तक कि जॉली भी होता था, लेकिन हमेशा डेकोरम की लिमिट्स के अंदर। 7 साल की सर्विस के बाद इवान आइलिच को दोबारा प्रमोशन मिला और कैपिटल में उसे एग्जामिन मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट मिली। नए ड्यूटीज़, किसी को भी बर्बाद कर देने की पावर, हर वक्त की पब्लिसिटी और इन सब में उसकी सक्सेस ने उसका काम और भी अट्रैक्टिव बना दिया। कैपिटल में वो अच्छा रहता था, एक अच्छी पोजीशन ऑक्यूपाई की, गुड सोसाइटी में एक्वेंटेंसेस बनाई और ज़्यादा पैसा होने की वजह से एक ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने लगा। इवान आइलिच और उसकी वाइफ अपने हाउस को ओपन रखते थे और जल्द ही अपने आप को अपनी प्रॉपर स्पेयर में पाया। इम्पॉर्टेंट लोग उनके घर आते थे और वह अपनी ड्यूटी ऑफिशियल और सोशल दोनों डिसेंटली और प्रॉपरली निभाता था। वह अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह सेटिस्फाइड था, अपने ऑफिशियल वर्क से, अपनी सोशल लाइफ से और अपनी फैमिली से। सिर्फ अपनी वाइफ के गुस्से के अलावा
जो उसकी होम लाइफ को अनप्लेजेंट बना देता था। लेकिन उसने इसे भी ओवरकम करने की कोशिश की, अपने आप को और ज़्यादा ऑफिशियल वर्क में बिजी करके। इस तरीके से इवान आइलिश ने अपनी शादी के बाद 17 साल तक ज़िंदगी गुजारी। वह पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, फिर एग्जामिन मजिस्ट्रेट, फिर जज, और इस दौरान वह लगातार और ऊपर उठता गया। उन 17 सालों के आखिरी सालों में वह सबसे ऊपर के पोस्ट के बहुत करीब आ गया था, लेकिन उन्हें पूरी तरह हासिल नहीं कर पाया। एक बार उसे प्रमोशन के लिए इग्नोर कर दिया गया, और यह उसके लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था, जिसने उसके अंदर काफ़ी लंबे समय तक कड़वाहट भर दी। लेकिन बाद में उसने इसे भी पार कर लिया और दोबारा एक हायर पोस्ट हासिल कर लिया। फिर उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उसे उम्मीद थी कि उसे कैपिटल में कोर्ट का प्रिसाइडिंग जज बनाया जाएगा, लेकिन उसके बजाय उसे इग्नोर करके एक रिमोट प्रोविंस में एक पोस्ट दे दी गई। उसे लगा कि उसकी इंसल्ट की गई है, उसे धोखा दिया गया है, और वह बिल्कुल अंदर से टूट गया। उसने अपना गुस्सा निकालते हुए गवर्नमेंट को जनरली और मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को स्पेशली गालियाँ दी। लेकिन बाद में उसने रिज़ाइन कर दिया और पीटर्सबर्ग गया एक और अपॉइंटमेंट ढूंढने के लिए। पीटर्सबर्ग में वो अपने ब्रदर इन लॉ के यहाँ रहा, और उसकी हेल्प और इन्फ्लुएंस के थ्रू और अपने खुद के स्किल और एनर्जी के दम पर उसने एक नई अपॉइंटमेंट हासिल कर ली। उसे कैपिटल में एग्जामिन मजिस्ट्रेट के पोस्ट पर अपॉइंट किया गया। यह बिल्कुल वही था जो वह चाहता था। उसकी पहली वाली सारी परेशानियां गायब हो गई, और इवान आइलिश दोबारा बिल्कुल खुश हो गया। वह अपने एलिमेंट में था, सबसे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना करना, एक अथॉरिटी वाली पोजीशन पाना, अच्छी सैलरी लेना, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक ऐसे घर में सेटल होना जैसा वो हमेशा चाहता था। उसकी हमेशा यह इच्छा थी कि उसके पास एक खास टाइप का घर हो, और अब उसके पास उसे हासिल करने के लिए मीन्स थे। उसने एक ऐसा घर ढूंढ लिया जो बिल्कुल उसके मन के हिसाब से था, और उसने अपनी वाइफ की मदद से उसे ऐसे स्टाइल में फर्निश किया जो उनके हिसाब से उनकी कैटेगरी के सब लोगों जैसा था, लेकिन असल में सबके जैसा नहीं था, और इसलिए उनके लिए बहुत ही बेहतर था। जब उसने अपने घर को पूरी तरह फर्निश कर लिया और अपनी लिविंग का स्टाइल अरेंज कर लिया, तो उसे यह सब बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे आमतौर पर करेक्ट थिंग्स माना जाता है, और इस वजह से उसकी खुशी की कोई सीमा ना थी। वह अपने ड्राइंग रूम में जाता, ड्रेपरीज, फर्नीचर और ऑर्नामेंट्स को देखता, और अपनी इमेजिनेशन में यह देखता कि वह अपने दोस्तों को यहाँ रिसीव कर रहा है, जैसे लॉयर्स और बेस्ट सेट के ऑफिशियल्स उसे देखने आते। हर एक फर्नीचर का टुकड़ा, हर कर्टेन, हर ऑर्नामेंट, सबका अपना प्लेस था और सब कुछ हार्मनी में था। कभी कभी वह अपने दोस्तों को बुलाता और उन्हें नया घर दिखाता, और उसे यह देखकर खुशी होती कि सब उसे एडमायर करते थे, चाहे वो शब्दों में कह पाए या ना कह पाए। उसकी ज़िंदगी अब बिल्कुल परफेक्टली अरेंज्ड थी। घर बिल्कुल वैसा था जैसा वो चाहता था। डिनर पार्टीज वैसे होती थी जैसी करेक्ट समझी जाती थी, और उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज डिग्निटी और सक्सेस के साथ पूरी होती थी। सब लोग उसका रिस्पेक्ट करते थे, और उसे अपने अंदर कंटेंटमेंट महसूस होती थी। उसके बच्चे बड़े हो रहे थे, उसकी बेटी स्कूल जा रही थी, उसका बेटा स्कूल बॉय बन गया था, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। तो इवान आइलिश अपनी शादी के 17 साल बाद तक ऐसे ही रहा, अपने कैरियर में लगातार ऊपर उठता गया, और सब कुछ वैसा ही लगता था जैसे होना चाहिए था। वह उस टॉप तक पहुंच गया था जिसे सक्सेस माना जाता है, और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल करेक्ट दिशा में और प्लेजेंट थी। तो इवान आइलिश अपनी शादी के 17 साल बाद तक जिंदा रहा और अपने कैरियर में लगातार ऊपर उठता गया। फिर उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा इवेंट आया जो उसके डरावने एंड की शुरुआत था। ये ऐसे हुआ कि उसे अभी अभी कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट मिली थी, और इनकम बढ़ाने के साथ उसने डिसाइड किया कि एक ऐसा घर खरीदे और फर्निश करे जो बिल्कुल वैसा हो जैसा वो हमेशा चाहता था।
उसने एक ऐसा घर ढूंढा जो बिल्कुल उसके मन का था और उसे खरीद लिया। उसने उस घर को फर्निश और अरेंज करना शुरू किया और इसी दौरान उसने वह काम किया जो उसके लिए फैटल साबित हुई। वह कुछ ड्रैपरीज लटका रहा था जब उसने एक गलत स्टेप लिया और अपने साइड को चोट पहुंचा लिया। वह चोट जल्दी ही ठीक हो गई, लेकिन उसके साइड में एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट रह गया जो उसके मन में एक अजीब टेस्ट के साथ आता था। ये डिस्कम्फर्ट बढ़ता गया और हालांकि वह एग्जैक्टली दर्द नहीं था, लेकिन उसे अनईजी कर देता था। उसमें एक तरह का हैवीनेस रहता था और कभी-कभी एक अनप्लेजेंट फीलिंग होती थी। इवान आइलिच ने इस बात को छोटा समझा, लेकिन यह डिस्कम्फर्ट गया नहीं। कभी-कभी उसके मन में एक हल्का अनप्लेजेंट टेस्ट आता और उसके स्टोमच में भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता। वह एक डॉक्टर के पास गया, जिन्होंने उसकी जांच की और उसे दवाई दी और इससे उसे थोड़ी देर के लिए राहत मिली। लेकिन कुछ समय बाद वह डिस्कम्फर्ट वापस आ गया और फिर वह एक और डॉक्टर के पास गया, फिर तीसरे डॉक्टर के पास और फिर एक मशहूर स्पेशलिस्ट के पास। डॉक्टर्स ने अलग अलग बातें कहीं, लेकिन सब एग्री करते थे कि कुछ गड़बड़ है और उसे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसे लगने लगा कि उसकी पूरी ज़िंदगी पॉइजन हो गई है और वह होपलेसली बीमार है। उसकी ताकत गिरने लगी, वह पतला और कमज़ोर होने लगा और उसकी भूख कम हो गई। उसका टेम्पर और ख़राब हो गया और उसका चिड़चिड़ापन और बढ़ने लगा। उसके साइड का दर्द और मन का अजीब टेस्ट अब और ज़्यादा क्लियर और डिस्टिंक्ट होने लगा। उसके दोस्तों और कलीग्स ने इसे नोटिस किया और हालांकि वह प्रिटेंड करते थे कि नहीं देखा, लेकिन सब समझ गए थे। सबको पता था, जैसे उसे खुद भी पता था कि वह मर रहा है, लेकिन कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। उसकी वाइफ और बेटी सबसे पहले समझ गई थी, हालांकि उन्होंने इसे कभी कहा नहीं। उन्हें लगने लगा कि उसकी बीमारी उनकी ज़िंदगी खराब कर रही है और ये उसकी खुद की गलती है। उसकी वाइफ को लगता था कि वो अपना दुख बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, सिर्फ उसे परेशान करने के लिए। उसने उस पर इल्ज़ाम तक लगा दिया, यह कहकर कि अगर वह डॉक्टर की बात मान लेता तो कब का ठीक हो गया होता। इवान आइलिच अब और ज़्यादा अकेला महसूस करने लगा। उसने देखा कि कोई उस पर अब दया नहीं करता, क्योंकि कोई उसके दुख को समझना ही नहीं चाहता था। सिर्फ गैरासिम, जो बटलर का असिस्टेंट था, झूठ नहीं बोलता था। वह एक था जो उसे समझता था और उस पर दया करता था। सिर्फ गैरासिम ही खुलकर कहता था कि इवान आइलिच मर रहा है और यह गॉड की मर्जी है और उसे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। सिर्फ गैरासिम के साथ ही इवान आइलिच को कंफर्ट मिलता था। उसे लगता था कि सिर्फ गैरासिम ही उसे समझता है और उस पर दया करता है, और इसी वजह से वह उससे लगाव महसूस करने लगा। उसे सबसे ज़्यादा परेशानी यह चीज़ देती थी कि उसके आसपास के लोग झूठ बोलते थे। वह सब जानते थे और वह खुद भी जानता था, लेकिन फिर भी उसके बीमारी के बारे में उससे झूठ बोला जाता था। वह कोशिश करते थे सिर्फ यह कहने की कि वह बीमार है, लेकिन उसे महसूस होता था कि वह मर रहा है। रात को जब वह अकेला छोड़ दिया जाता, उसे सबसे डरावने दुख महसूस होते। वह चीखता, अपने कपड़े फाड़ता, अपना सीना पीटता और उसे लगता जैसे वह मर रहा है। ये टेरर इतना था कि वह चाहता था कि कोई उस पर दया करे, लेकिन जो भी उसके पास आता था वह सब ठंडे और इनडिफरेंट होते थे। सिर्फ गैरासिम ही उस पर दया करता था और सिर्फ उसके साथ ही इवान आइलिच को थोड़ा रिलीफ महसूस होता था। दिन पर दिन इवान आइलिच कमज़ोर होता गया और मौत का डर उस पर और गहरा होता गया। उसे महसूस होता कि वह मर रहा है और वह इस सोच को हटा नहीं पाता था। उसने अपने आप को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। बात बहुत क्लियर थी, वह मर रहा था। उसने अपने आप से पूछा, ये क्या है? क्या ये मौत है? और अंदर से आवाज़ आई, हाँ ये मौत है। इसका मतलब क्या है? क्यों? किस लिए? उसका कोई जवाब नहीं मिलता था, और जितना ज़्यादा वह इस बारे में सोचता,
वह उतना ही डरावना होता जाता। इसने उसके अंदर सिर्फ डिस्पेयर लाया और यह एहसास कि उसकी ज़िंदगी अब बर्बाद हो गई है, यह झूठी और गलत रही है।